नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। शंभू गर्ल्स हॉस्टल से जुड़ा मामला अब केवल एक आपराधिक जांच नहीं बल्कि बिहार की कानून व्यवस्था और जांच एजेंसियों की विश्वसनीयता पर बड़ा सवाल खड़े कर रहा है। गर्ल्स हॉस्टल के 10 मिनट 54 सेकंड के सीसीटीवी फुटेज ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। भले ही सीसीटीवी फुटेज में यह दिखाई दे रहा है कि छात्रा को कैसे बाहर निकाला गया था, लेकिन 6 जनवरी को 3:50 से 4:01 के बीच कैमरे में जो दर्ज हुआ वो पुलिस और एसआईटी की टाइमलाइन से कई जगह टकराता हुआ दिखा है। पुलिस की पहली थ्योरी के अनुसार छात्रा को 2 बजे हॉस्पिटल ले जाया गया था, जबकि छात्रा 4 बजे तक तो हॉस्टल में ही थी। इसके साथ ही पुलिस ने कहा कि छात्रा को दरवाजा तोड़कर निकाला गया, जबकि सीसीटीवी फुटेज में यह दिख रहा है कि दरवाजा ऊपर से हाथ डालकर खोला गया था। तो पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने भी इस पूरे प्रकरण को लेकर ऐसे गंभीर आरोप लगाए हैं जिन्होंने पुलिस, सीआईडी, एसआईटी और प्रशासनिक तंत्र को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अब घिनौनी हरकत इतने ये ज्यादा करने लगे, मुझे समझ में नहीं आया। रात में मुझे बहुत पीड़ा हुई कि आखिर पुलिस जब सीसीटीवी फुटेज शंभू गर्ल्स का जब्त की थी तो ये पत्रकार या किसी अन्य अखबार के लोगों के द्वारा उसका छोटा सा क्लिप कट के कैसे गया। ये बात पटना पुलिस को बताना चाहिए। जब आपने किया, सीसीटीवी फुटेज आपके पास था, तो ये पत्रकार को या अन्य लोगों को ये फुटेज किसने दिया? वायरल वीडियो से लेकर सीसीटीवी फुटेज, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और गिरफ्तारी में देरी तक हर कड़ी में उन्होंने खुलकर सवाल उठाए हैं। पप्पू यादव ने मांग की है कि 5 तारीख दोपहर 3 बजे से 6 तारीख दोपहर 3 बजे तक का पूरा सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक किया जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके। उनका कहना है कि जब यह फुटेज पहले ही सीबीआई को सौंपा जा चुका था तो फिर वही वीडियो सोशल मीडिया और बाजार में कैसे फैल गया। उन्होंने इसे सीधे तौर पर सबूतों से छेड़छाड़ और जांच को प्रभावित करने की कोशिश बताया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि वायरल किए गए वीडियो में पीड़िता की पहचान छिपाने के कानूनी नियमों का खुला उल्लंघन हुआ है। पप्पू यादव के मुताबिक जिन पुलिस कर्मियों या अधिकारियों की भूमिका इस वीडियो लीक में रही, उन्हें जेल में होना चाहिए, न कि वर्दी में रहकर जांच का हिस्सा बने रहना चाहिए। उनका यह भी कहना है कि अगर इस बिंदु पर सख्त कार्रवाई नहीं होती है तो ये पूरे सिस्टम की विफलता मानी जाएगी। तो सबसे पहले आप ये सीसीटीवी फुटेज देखिए।
तो पुलिस की थ्योरी पर यह सीसीटीवी फुटेज कई सवाल भी खड़े करता है और खामियां भी दिखाई दे रही है। जैसे सीसीटीवी और पुलिस की टाइमलाइन में 2 घंटे का अंतर बताया जा रहा है। लीगल एक्सपर्ट्स के अनुसार सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखता है कि दोपहर 3:50 पर छात्रा के केबिन के बाहर हलचल शुरू होती है। 3 बजे के 58 मिनट 55 सेकेंड पर गेट खुलता है और 4 बजे के करीब 30 सेकेंड पर छात्रा को गोद में उठाकर बाहर एक शख्स ले जाता हुआ दिखाई देता है। इसके बावजूद पुलिस के शुरुआती बयानों में छात्रा को 2 बजे अस्पताल लाने जैसी बातें सामने आई। यह अंतर सिर्फ मिनटों का नहीं बल्कि पूरे 2 घंटे का है। ये 2 घंटे पूरी मेडिकल और कानूनी प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले हैं। अगर छात्रा 4 बजे तक हॉस्टल में थी तो 2 बजे अस्पताल पहुंचने का दावा कैसे सही हो सकता है? क्या यह बयान जल्दबाजी में दिया गया या बाद में कहानी बदली गई थी? यहाँ फैक्ट सबसे ज्यादा उलझा हुआ दिखाई देता है। सवाल यह भी है कि जब सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध था तो पुलिस ने शुरुआत से उसी के आधार पर आधिकारिक टाइमलाइन आखिर क्यों नहीं जारी की थी? तो दरवाजा टूटा नहीं था, ऊपर से खोला गया था, कोई और बंद करके तो नहीं गया। यह भी एक बड़ा सवाल है। पुलिस जांच में यह कहा गया था कि केबिन का दरवाजा तोड़ा गया था, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में दिखता है कि एक लड़की टेबल पर चढ़कर ऊपर से हाथ डालती है और कुंडी खोलती है। यह सीन दरवाजा तोड़ने के दावे से मेल नहीं खाता दिखा। इसका मतलब है कि ये दरवाजे ऊपर से खोले और बंद किए जा सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हॉस्टल में घटना के वक्त उस कमरे में कोई और गया हो और उसे पता हो कि दरवाजा ऊपर से बंद किया जा सकता है। 5 जनवरी की रात 9:30 बजे के बाद से 6 जनवरी की शाम 4 बजे के बीच कोई अंदर गया हो, इसके अभी तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। फॉरेंसिक जांच के एंगल से भी ये बड़ा सवाल है। अगर कुंडी ऊपर से खुली तो क्या दरवाजा अंदर से बंद था या बाहर से? इन सवालों के जवाब के लिए लॉक मैकेनिज्म, कुंडी की ऊंचाई और हैंडल की स्थिति की फॉरेंसिक जांच भी जरूरी थी, लेकिन जांच में ऐसी किसी फॉरेंसिक रिपोर्ट का जिक्र सामने नहीं आया। अब बेहोशी की हालत में छात्रा मिली थी, पुलिस को तुरंत कॉल भी नहीं किया गया, तो यह भी एक बड़ा सवाल उठता है। सीसीटीवी फुटेज में छात्रा को बेहोशी की हालत में गोद में उठाकर ले जाया जाता हुआ दिखाई देता है एक शख्स। तो ऐसी स्थिति में किसी भी हॉस्टल का प्रोटोकॉल होता है कि सबसे पहले पुलिस एम्बुलेंस को सूचना दे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं दिखाई दिया। सवाल उठता है कि किसने फैसला लिया कि पहले निजी स्तर पर कदम उठाया जाए, सीधे अस्पताल लेकर चलते हैं? क्या किसी ने पुलिस को कॉल करने से रोका था? अगर छात्रा की हालत गंभीर थी तो एक कॉल पूरी जांच की दिशा बदल सकता था। देरी ने न सिर्फ मेडिकल रिस्पॉन्स को प्रभावित किया बल्कि क्राइम सीन पर भी सवाल खड़े हो गए। तो क्राइम सीन जो है वो हॉस्टल बन गया था, फिर भी उसको सील नहीं किया गया, तो ये भी एक बड़ा सवाल है। दरवाजा खुलते ही कई छात्राएं अंदर बाहर आती जाती दिखाई दे रही है। रोना धोना, पानी लाना, कंबल निकालना, सब कुछ चलता रहा। थोड़ी देर में ही हॉस्टल खाली हो गया, लेकिन पुलिस ने 3 दिनों तक हॉस्टल के कमरे को क्राइम सीन मानकर सील तक नहीं किया। सही प्रक्रिया में एरिया को तुरंत बंद किया जाता है, एंट्री लॉक बनाया जाता है, साक्ष्य सुरक्षित किए जाते हैं। यहाँ ऐसा कुछ भी होता हुआ नहीं दिखाई दिया। तो सवाल ये है कि क्या पुलिस को देर से सूचना मिली या सूचना मिलने के बाद भी कार्रवाई में ढिलाई बरती गई थी? तो सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे लड़के ने कैसे कहा कि वो सो रही है? फुटेज में कई किरदार दिखते हैं। सबसे पहले आई लड़कियां, बाद में आई महिलाएं और फिर एक पुरुष। कोई निर्देश देता दिखता है कि कोई चुप रहता है, लेकिन जांच में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि निर्णय किसने लिया, किसने दरवाजा खोलने का फैसला किया, किसने छात्रा को बाहर ले जाने का आदेश भी दिया। किरदारों की भूमिका तय किए बिना जिम्मेदारी तय करना मुश्किल है। वो लड़का कौन है जो छात्रा को लेकर भागा था? पहले उसने किस आधार पर कहा कि लड़की सो रही होगी? तो ये तमाम चीजें जो है पुलिस को ही कटघरे में खड़ी करती हुई दिखाई दे रही है। तो पूरा सीसीटीवी फुटेज आखिर क्यों नहीं सामने लाया गया, ये भी एक सवाल है। अब तक वही सीसीटीवी सामने आया जो 3:50 के बाद का है। इससे पहले क्या हुआ ये सार्वजनिक नहीं किया गया। सवाल है कि पूरा फुटेज आखिर क्यों नहीं दिखाया जा रहा है? क्या इससे पहले की घटनाएं जांच को किसी और दिशा में ले जाती है? जब मामला इतना संवेदनशील है तो पारदर्शिता ही विश्वास पैदा कर सकती है। सेलेक्टेड फुटेज दिखाने से यह आशंका पैदा हो जाती है कि कहीं सच का कोई हिस्सा छूट तो नहीं गया। कम से कम माँ बाप को तो पूरा सीसीटीवी फुटेज दिखाना चाहिए था। जब एक छात्रा कमरे में जाती है उसके बाद से एक एक मिनट का सीसीटीवी फुटेज क्या कहता है ये आपके सामने है। तो पप्पू यादव ने इन्हीं मामलों को लेकर बिहार पुलिस के सीआईडी और एसआईटी पर भी सीधा आरोप लगाया।
उन्होंने कहा है कि किसी बड़े नेता या पैसे वाले प्रभावशाली व्यक्ति को बचाने के लिए ही एक बेटी और उसके पूरे परिवार को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। उन्होंने इसे केवल एक अपराध नहीं बल्कि सत्ता, पैसे और सिस्टम की मिलीभगत से जुड़ा मामला बताया है। उन्होंने ये भी दावा किया कि पीएमसीएच के डॉक्टरों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और उसके बाद आई वैज्ञानिक रिपोर्ट को झुठलाने की कोशिश भी की जा रही है। पप्पू यादव के अनुसार सच को दबाने के लिए रिपोर्टों की व्याख्या बदली जा रही है और पीड़िता के माता पिता पर आत्महत्या मान लेने का दबाव भी डाला गया। उन्होंने इस घटना को इतिहास का सबसे जघन्य अपराध करार देते हुए कहा कि यदि अब भी निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो ये न्याय व्यवस्था पर स्थायी दाग बन जाएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज़ हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।